हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग जा रहे हैं बात करने न्यूक्लियस का। ठीक ना, न्यूक्लियस वाले चैप्टर की स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक ना, एनसीईआरटी के अनुसार हमारा चैप्टर नंबर 13 है। ठीक ना, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जो है सेंटर ऑफ एटम है, ये हम लोग जान रहे हैं। हैव ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम, न्यूक्लियस के पास पूरा पॉजिटिव चार्ज एटम का होता है। ठीक ना, अगर देखा जाए तो हैव प्रैक्टिकली ऑल द मास ऑफ द एटम। ठीक है, एटम का प्रैक्टिकली टोटल का टोटल मास न्यूक्लियस के पास ही होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास है एक सिंगल प्रोटॉन के मास का लगभग वो 1840 गुना कम होता है। ठीक ना, नियरली इसलिए बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकली ऑल द मास ऑफ द एटम जो है आपके पास न्यूक्लियस के पास ही है। ठीक ना, डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड बाय अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गुड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट किया गया था अल्फा पार्टिकल वाला। ठीक ना, पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे। तो ये जो न्यूक्लियस है खोज वही हुआ था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। ठीक है ना, अभी देखिए जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इन दोनों को मिला जुला के न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। ठीक ना, अब जो न्यूट्रॉन होता है उसकी खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक ना, न्यूट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जो न्यूट्रॉन का आपके पास मास है 1.674 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg है, जो कि नियरली 1 EMU के बराबर है। EMU हम लोग जानते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक ना, इसका देखिए सिंबल रिप्रेजेंटेशन दिया गया आपके पास N01 लिख सकते हैं। जो 0 नीचे लिखा गया वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 जो लिखा गया ऊपर वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका जो यूनिट है EMU है, एटॉमिक मास यूनिट बोला जा रहा है उसको। ठीक है ना, जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, उसका जो चार्ज होता है प्लस E के बराबर होता है। E की लैंग्वेज में लिख रहे हैं, E मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम है पॉजिटिव में। ठीक ना, जो मास होता है प्रोटॉन का 1.6726 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg है। दैट इज आल्सो नियरली इक्वल टू 1 EMU है ना। इसको जो सिंबल यूज कर रहे हैं 1P1 यूज कर रहे हैं। दैट मींस इसका चार्ज प्लस E के बराबर है और जो मास है 1 EMU के बराबर है। अगला हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस का। ठीक ना, तो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने का सिंबल हम केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़े हैं, यहां पर भी देख लीजिए। इसको जैसे x लिखा गया, नीचे z लिखा गया, ऊपर e लिखा गया, या साइड में भी लिख सकते हैं। x लिख दीजिए, z लिख दीजिए, e लिख दीजिए। अब जानिए x है क्या। जो है x दिखाया गया है, x इज द साइन सिंबल ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइन सिंबल है। z जो आपके पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन है। z को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक ना, जो ए लिखा गया है ए को बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, उसी का नाम है मास नंबर। क्या बोल रहे हैं? मास नंबर बोल रहे हैं। और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों का जो समेशन है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसी को बोला गया मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एग्जांपल के तौर पे देखिए लिखा आर्गन 1840। ठीक है, जो नीचे 18 लिखा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है 18 है। ठीक है, और ऊपर जो लिखा है ए वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास नंबर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास नंबर। तो इसका मास नंबर जो है 40 है। ठीक है, यानी कि जो मास नंबर हो गया 40 यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर 40 है। और प्रोटॉन आपके पास 18 है, तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना रहेगा तो a माइनस जेड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? a माइनस जेड, यानी आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दीजिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, यानी कि 40 माइनस 18 करिए तो 22 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो बात कर रहे हैं EMU का, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में EMU यूनिट होगा। मास को मेजर करने की बहुत छोटी यूनिट है EMU। ठीक है, यही यूजर होगा इस पूरे चैप्टर में। मास डिफेक्ट पढ़ेंगे है ना, ये न्यूक्लियर फ्यूजन सब में मास डिफेक्ट जो मास मेजर किया जाएगा EMU में, तो ये जानना बहुत मस्ट है हमारे लिए। ठीक है, तो देखिएगा एटॉमिक मास यूनिट EMU लिखिए या सिंपली U लिखिए। एनसीईआरटी में सिंपली U लिखा है। ठीक है, तो 1 EMU इज डिफाइंड एज, इसका डिफिनेशन क्या है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन C12 एटम। ठीक है ना, देखिए लिखा गया 1 EMU इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो जो मास ऑफ 1 C12 एटम होता है 1.992647 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻26 kg है, और उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए
तो एक mu जो बन के आएगा 1.60539 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 kg है। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है इसी को हम लोग 1 mu बोल दे रहे हैं, ठीक ना। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन लिखे, देखिए मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67262 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 है, जो कि नियरली आएगा 1.00727 u यानी mu में। तो उसी को देख रहे हैं एक के करीब आ रहा है, इसलिए हम लोग जनरली एक mu बोल के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक ना। मास ऑफ अगर न्यूट्रॉन आप देखिए तो 1.6749 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 kg है, जो कि प्रोटॉन के मास से ज्यादा है ना। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से हैवियर पार्टिकल है। अगर mu निकालेंगे इसका वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा तो 1.00866 u आएगा, ठीक है। और ऐसे अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो बहुत नेग्लिजिबली आ रहा है, 0.00055 u आ रहा है, यानी बहुत स्मॉल है मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई का, ठीक है। तो ये सब आप केमिस्ट्री में अगर पढ़े हैं फिर से क्विक रिवीजन बोल दिया जा रहा है आपके लिए, ठीक है। आइसोटोप्स आप जानते होंगे, आइसोटोप्स, ठीक है। इफ न्यूक्लियाई हैव सेम एटॉमिक नंबर यानी Z सेम होना चाहिए बट डिफरेंट मास नंबर अलग अलग रहे और एटॉमिक नंबर सेम रहे तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम लोग बोलेंगे आइसोटोप्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए लिखा है C612 C613 C614, ठीक है। तो देख रहे हैं सबका जो आपके पास एटॉमिक नंबर Z है 666 है, ठीक है। और इसमें अगर प्रोटॉन की संख्या देखिए सब में बराबर है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, Z आपका सबका बराबर है, ए का वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ले लिए गए 1H1 1H2 1H3, देखिए उसमें सब में आपके पास एटॉमिक नंबर सेम है और जो आपके पास मास नंबर है डिफरेंट है, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं सब में, है ना, A - Z करके, ठीक है ना, इस तरह से है। अगला देखेंगे आइसोबार्स है, क्या है आइसोबार्स है। इफ न्यूक्लियाई हैव सेम मास नंबर सेम हो जाए, मास नंबर क्या हो जाए सेम हो जाए बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आ जाए, एटॉमिक नंबर जो आपके पास डिफरेंट हो जाए और जो मास नंबर है आपके पास सेम हो जाए तो उसको हम लोग आइसोबार्स बोला गया। जैसे आपके पास सल्फर लिखा है 1640, क्लोरीन है 1740, आर्गन 1840 है, आपके पास पोटेशियम है 1940, है ना। ये इसमें आप देख रहे हैं सबका जो आपके पास मास नंबर है, ठीक है, वो ए का वैल्यू सेम है लेकिन Z का वैल्यू डिफरेंट है। तो अगर ऐसा हमारे पास कहीं मिलेगा तो हम लोग उसको आइसोबार्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे आइसोबार्स बोलेंगे, ठीक है। अगला है आइसोटोन्स, क्या है आइसोटोन्स। न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स, ऐसे न्यूक्लियाई जिनके पास सेम नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन होते हैं उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं आइसोटोन्स, क्या बोल रहे हैं आइसोटोन्स, ठीक है। यानी E - Z सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल हमारे पास देखिए जो C612 लिखा है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, 7 नाइट्रोजन लिखा है 13, उसमें भी अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे ऊपर से नीचे घटा दीजिए 13 में से 7 6 आ जाएगा। ऑक्सीजन लिखा 8 14, ठीक है, 14 में 7 घटाइए 6 आ जाएगा। तो ये सब क्या आइसोटोन्स है, जहां पर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगी उसको हम लोग आइसोटोन्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आइसोटोन्स, ठीक है ना। इसको याद रखने का हमारे पास तरीका आइसोटोप्स को ध्यान से स्पेलिंग पढ़े जिसमें P आ रहा है, आइसोटोप्स देखिए P माने प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा। आइसोबार्स, बार्स माने भार से समझिए, भार माने मास, जो मास बराबर होगा तो आइसोबार्स हो जाएंगे। आइसोटोन्स की स्पेलिंग में यन आ रहा है, यन मतलब न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जब न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा तो आइसोटोन्स हो जाएंगे और जब भार यानी मास बराबर हो जाएगा तो आइसोबार्स हो जाएंगे और P माने प्रोटॉन बराबर हो जाएंगे यानी कि आपके पास एटॉमिक नंबर बराबर हो जाएंगे तो आइसोटोप्स हो जाएंगे। इस तरह से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस का, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है लगभग नियरली बराबर होती है, ठीक है ना। जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही, किसी भी एलिमेंट की अगर न्यूक्लियस है तो उसका जो डेंसिटी वो बराबर होता है, ठीक है ना। तो अगर डेंसिटी बराबर है तो हम लोग बेसिक फार्मूला पढ़े हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो जो वॉल्यूम हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास, ठीक है ना। और जो मास है प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के, ठीक है ना। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ेगा, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, यानी कि जब मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना। बिकॉज न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग लिंक कर रहे हैं, तो देखिएगा ध्यान से। और जो न्यूक्लियस का को माना गया स्फेरिकल माना गया, किस शेप का माना गया स्फेरिकल, और जो स्फीयर का आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए यानी कि मास नंबर का, ठीक है। तो ये सब उधर ले जाइए
और सब कांस्टेंट है। देखिए 4/3 पाई कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वहां से, तो वहां से आप लिख सकते हैं आर क्यूब है, जो आर क्यूब इक्वल टू कोई कांस्टेंट इनटू ए आ जाएगा। तो अगर आर लिखना चाहेंगे तो आर इक्वल टू लिख सकते हैं आर नॉट ए के पावर 1/3, आर इक्वल टू आर नॉट ए के पावर 1/3। आर नॉट कोई कांस्टेंट है, आर नॉट क्या है, कोई कांस्टेंट है, और ये क्या है, मास नंबर है, यानी जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आ गया है प्रोपोर्शनल टू मास नंबर के 1/3 पावर पे, ठीक ना। रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस है प्रोपोर्शनल टू मास नंबर के 1/3 पे पावर में प्रोपोर्शनल, इसको याद रखिएगा, रिमेंबर करना है, ठीक ना। जो आर नॉट है उसको हम लोग फर्मी कांस्टेंट बोल रहे हैं, ठीक ना, जो उसका वैल्यू 1.2 फर्मी होता है। कई बुक में 1.1 फर्मी दिया है, कई 1.2 फर्मी दिया है, ठीक ना। तो आप उसको लिख लीजिएगा जो भी है। तो 1.2 फर्मी है, 1.2 और फर्मी मतलब होता है 10 के पावर -15 मीटर। तो अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1.2 गुणे 10 के पावर -15 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से हमारा बात है, ठीक ना। अब आगे बात करते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस का। तो डेंसिटी हमारे पास होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी इक्वल टू हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास लिखना है तो मास न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस में है क्या, तो न्यूक्लियस में बेसिकली प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक ना। तो मान लीजिए उसमें जेड के प्रोटॉन है, उसका एटॉमिक नंबर जो जेड है और मास नंबर ए मान लीजिए, ठीक ना। तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे जेड, जेड मास ऑफ प्रोटॉन एमपी लिख दिए, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा ए माइनस जेड, ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो ए माइनस जेड इंटू एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन अपान उसका वॉल्यूम लिखेंगे। स्फेरिकल से माने हम, तो स्फेरिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो उसको लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पर एक अजम्पशन लिया गया है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली बराबर होता है, नहीं अभी देखे भी थे, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर है, स्लाइटली हल्का सा डिफरेंस है, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा बेसी है, बहुत स्मॉल, इसलिए हम लोग दोनों का मास बराबर मान लिए, ठीक ना। तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, जब उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन बराबर मास ऑफ न्यूट्रॉन रखेंगे तो कट के हो जाएगा ए इंटू एम बस आ जाएगा, है नहीं। उसको सॉल्व करिए आप, है नहीं, जहां मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन रख दीजिए, सॉल्व करिए, ठीक ना। और नीचे देखिए आर नॉट का वैल्यू, आर का वैल्यू अभी तुरंत से लिखिए, आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो यहाँ आर क्यूब है, आर क्यूब है, तो इसी जगह क्या लिख सकते हैं, आर नॉट का क्यूब और ए हो जाएगा, यानी नीचे आ गया 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए। तो देखिए ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, इसका क्या तात्पर्य, ए से कट गया, यानी कि जो न्यूक्लियस का डेंसिटी है वो मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा है एक्सप्रेशन में, क्योंकि ए से ए कैंसिल आउट हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि किसी का न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियर का डेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक ना। उसी का हम लोग वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ठीक ना। इसको देखिए थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया गया है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3mn/4 पाई आर नॉट का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए 3 हो गया, न्यूट्रॉन का मास रख दिया गया 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg, 4 पाई के वैल्यू हो गया 3.4, आर नॉट का वैल्यू देखिए लिखे तो 1.2 फर्मी, यानी कि 1.2 गुणे 10⁻15 मीटर, वही भर देंगे, क्यूब करेंगे और इसको पूरा सॉल्व करेंगे। करने पर कितना है 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो इसका ऑर्डर याद रखेंगे, ठीक है। जेईई में, बोर्ड में कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, न्यूक्लियस का डेंसिटी किस ऑर्डर का होता है, कितना पावर है, 10⁻17 पावर होता है, 10⁻17 का ऑर्डर होता है केजी पर मीटर क्यूब में। तो इसको आपको सीधे सीधे याद रखना है, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस का, आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक ना। तो आइंस्टाइन इक्वेशन ये बताया गया कि एनर्जी और मास इंटरचेंजेबल है, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स आ गया है, ठीक ना। तो ये बताया गया E बराबर mc² या डेल्टा mc² लिखे ज्यादा बढ़िया है। जो m लिखा गया उसको मास डिफेक्ट बोलते हैं, कह रहे हैं कि अगर कुछ मास डिफेक्ट हो जाए, नष्ट हो जाए तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे कोरस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी आएगी, ठीक है, उसी के बारे में लिखा गया है। कि हमारी एनर्जी है जो c लिखा गया है, स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम में, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, ठीक है। तो अगर हमारे पास देखिए E बराबर mc², अगर 1 mu मास नष्ट होता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमको 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक ना। इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए देखिए E बराबर डेल्टा mc² याद रखिएगा, डेल्टा m को बोलेंगे मास डिफेक्ट, आगे कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक ना। आपके पास जो 1 mu अगर मास नष्ट हुआ, 1 mu हमारे पास पता कितना मास है, देखिए ये 1.60539 गुणे 10⁻27 kg, अगर इतना मास नष्ट हुआ तो उसके कोरस्पॉन्डिंग 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी इमिट होगी, ठीक ना। अभी आगे पढ़ा जाएगा न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, यही सब है, ठीक ना। चलिए तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू वेरी मच, आगे फिर मिलते हैं, नमस्कार।